नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए और रिसर्चर के लिए भी। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा एक रिसर्च ऑर्गेनाइज की गई और उस रिसर्च को फंडेड किया गया था। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। अब इस रिसर्च में पाया गया कि इफ्को ने जो नैनो यूरिया रिलीज किया था 2021 के अंदर लॉन्च किया था, उसी नैनो यूरिया का प्रयोग केवल किसानों के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि फसलों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ऐसा क्यों? तो आइए हम जानते हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर लगभग आपका 70% जो हमारा ग्रेन का उत्पादन होता है, फूड ग्रेन का, उसमें गेहूं और धान दो फसल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और अगर हम बात करें तो इन फसलों के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो कौन सा है? यूरिया है। यूरिया में आप सब लोग जानते हैं कि 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन आपकी फसल के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसकी जड़ों को बनाने में, उसके अंदर जो टिलर्स डेवलपमेंट है, उसके अंदर जो कलर आपका डेवलपमेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन है। तो हर प्रकार से नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक पौधे को वृद्धि करने में, उसके अंदर ग्रेन यानी कि दाने बनने में। अब अगर हम बात करें तो यहां पर इस यूरिया को नैनो यूरिया के द्वारा क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। अब जब इस नैनो यूरिया को प्रयोग में लाया गया तो पता चला कि गेहूं और धान की फसल के अंदर आपका 35% और 24% जो है प्रोटीन की गिरावट देखी गई। यानी कि जब आपका गेहूं के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12% के बीच में प्रोटीन होता है नॉर्मली, लेकिन अब सोच के देखिए कि अब 24% की उसमें गिरावट आ चुकी है, यानी कि 8% के भी कम नीचे आपका प्रोटीन चला गया है। तो हमारे भारत के अंदर तो पहले ही मॉल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। और उसमें अगर हम बात करें तो और ज्यादा गिरावट आने से आपके भारत की पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो ज्यादातर जनता जो है वो गेहूं और चावल के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, और सबसे ज्यादा चावल के ऊपर, और चावल में तो लगभग 35% की गिरावट देखी गई। किसकी? प्रोटीन की। अब खुद सोच के देखिए, जिस प्रोटीन के अंदर लगभग आपका 8% या उससे भी कम प्रोटीन होता है, अगर हम एवरेज की बात करें तो उसमें भी आपका 35% की गिरावट आ चुकी है। अब सोच के देखिए, अगर ये आपका धान खाया जाएगा बच्चों के द्वारा या फिर हमारी जनता के द्वारा तो उनमें और ज्यादा कमी देखी जाएगी। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्यों है और क्या गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च क्यों किया था? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर लगभग हर साल 350 लाख टन यानी कि 350 लाख टन जो है यूरिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसमें से भी 40 लाख टन हमें भारत के बाहर यानी कि दूसरी कंट्रियों से, दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें तो एक बैग यूरिया का जो कितने किलोग्राम का होता है? 45 किलोग्राम का होता है। उसकी कॉस्ट होती है, लगभग आपकी कीमत होती है 3000 रुपए, लेकिन वो किसान को उपलब्ध करवाया जाता है 242 रुपए के अंदर। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये आपका यहां पर सब्सिडी दिया गया है। अब ये जो सब्सिडी दिया गया है वो कितना हो चुका है? लगभग 2758 रुपए का। अब ये जो 2758 रुपए का जो सब्सिडी दिया गया है, ये सब्सिडी जब गवर्नमेंट पे करती है अपनी जेब से, तो उसमें लगभग 2023-24 के अंदर 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार को खर्च करने पड़े थे किसानों को सब्सिडी देने के लिए यूरिया के ऊपर। अब इसी सब्सिडी का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए नैनो यूरिया लाया गया। अब नैनो यूरिया के बारे में बोला गया कि ये जो बोतल हो है वो आपकी 500 ml की है। कितने ml की है? 500 ml की बोतल है। और अगर हम बात करें तो इसमें 4% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 4% नाइट्रोजन के अनुसार बात की जाए तो इसमें आपका 20 ग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगर हम एक आपके यूरिया के बैग की बात करें तो उसमें एक बैग यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है जी? अगर आप देखोगे तो उसमें अगर हम एक बैग यूरिया की बात करते हैं तो उसमें मान के चलो जैसे 45 किलोग्राम का है, तो उसमें लगभग आपका 46% के अनुसार 20 किलोग्राम क्या देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। अब ये एक तो यूरिया के बैग में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन है, एक इस बोतल में 20 ग्राम नाइट्रोजन है।
अब यहां पर इफको ने बोला कि अब यहां पर हमारा जो ये बोतल है इसमें क्या है कि आपका लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि वो सारा का सारा एक प्रकार से तरल अवस्था में है, और उसको पौधों के ऊपर आपका स्प्रे की फॉर्म में क्या करना है, छिड़काव करना है। और अगर स्प्रे की फॉर्म में छिड़काव किया जाएगा तो ये जो पौधा है उसको जल्दी अवशोषित करेगा, और जो नाइट्रोजन का लॉस होता था मिट्टी के अंदर वो नहीं होगा, और यहां पर हमें कम नाइट्रोजन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक बैग यूरिया को एक बोतल जो है वो क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, उसको हटा सकती है। ये बात इफको के द्वारा बोली गई। और जैसे जैसे इफको ने बोला वही रिसर्च जो है वो आपका कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा, पीएयू के द्वारा। और पीएयू ने जब ये रिसर्च कंडक्ट की तो पता चला कि भाई इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ही कम है, और उसमें ना कि केवल आपकी उत्पादन क्षमता में कमी आई है बल्कि उसके साथ साथ जो आपके आवश्यक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन जो है फसल के अंदर उसकी भी मात्रा कम हुई है। क्योंकि प्रोटीन जिससे बनता है वो किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। और एमिनो एसिड किससे बनता है जी, उसका महत्वपूर्ण सोर्स होता है नाइट्रोजन। तो इसको मानकर चलो कि प्रोटीन की जो कमी है वो भी आपकी फसल में देखी गई, यानी कि उत्पादन तो कम हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ में जो उसके अंदर आवश्यक तत्व थे वो भी कम हो गए। तो इससे क्या नुकसान होगा, एक तो यहां पर किसान को आपकी फसल के अंदर उत्पादन कम होने के कारण उसकी उपज कम होगी, उपज कम होगी तो किसान का लाभ कम होगा, और उसी के साथ में आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जो स्पेंड करना पड़ेगा, जो देश के अंदर कुपोषण की समस्या आएगी उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो फसल जो आपकी उत्पादन क्षमता कम हुई है तो देश के अंदर आपकी फूड सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से किसान को जो एक तो एक्स्ट्रा खर्चा पे करना पड़ रहा है, और दूसरा अगर देखा जाए तो किसान की फसल भी जो उपज है वो कम होती जा रही है, और ऊपर से जो फसल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट है और सॉरी आपका प्रोटीन कंटेंट है वो भी कम होता जा रहा है। तो इसलिए यहां पर जो है इसको देखा गया। आप देखो उनकी जो स्टडी है उसमें क्या पाया गया कि एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो प्रीवियस रिजल्ट था उसके अंदर फाइंड आउट किया गया कि जो कन्वेंशनल यूरिया को स्प्रे किया गया था, या सॉरी कन्वेंशनल यूरिया जो आपका अप्लाई किया गया था, यानी कि जो हमारा पुराना यूरिया का बैग था जो उसके ग्रेन थे उनको अप्लाई करने के बाद, और एक तरफ हमने जब नैनो यूरिया को अप्लाई किया स्प्रे की फॉर्म में तो देखा गया तो उसके अंदर यील्ड के अंदर काफी हद तक लॉस जो है वो देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर तो आपका अब जो है नैनो यूरिया के एक और कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था या नई फॉर्मुलेशन को लाया गया था, उसमें आपका 8% और 20% नाइट्रोजन जो है वो देखी गई थी, लेकिन उसका भी इंपैक्ट यहां पर उतना अच्छा नहीं आया, उसका जो स्टडी है वो भी उतनी अच्छी नहीं आई। और ये रिसर्च ट्रायल जो है वो 2021-22 के अंदर लगाए गए थे और उसका रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में एक नई फॉर्मुलेशन इफको के द्वारा लाई गई जिसमें 8% और 20% नाइट्रोजन थी, उसका भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इसका इंपैक्ट उतना बढ़िया नहीं है। तो इससे काफी हद तक नुकसान जो है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको लेकर क्या करती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सफुली किसानों को जबरदस्ती जो है ये दिया गया था, नैनो यूरिया जो है उनको बांटी गई थी, डीएपी के साथ में भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब सोच के देखिए नैनो यूरिया का अगर ये हाल है तो नैनो डीएपी का जो कॉन्सेप्ट इफको के द्वारा लाया गया था उसमें क्या हाल होगा। तो ये एक वाकई में सोचने का विषय है। और यहां पर किसानों के साथ तो ऑलरेडी कभी मौसम की मार होती है, कभी जो है उनको फसल का दाम उचित नहीं मिलता है, और ऊपर से अगर ये मार भी किसानों को पड़ने लगी तो मुझे लगता है कि किसान का जीना शायद असंभव सा लगता है। तो इसमें आने वाले टाइम में क्या गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया जाता है, क्या वाकई में इसको जो है आपका आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या फिर पहले इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके और इसको बाद में जो है लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है। मानते हैं कि ये जो कॉस्ट यहां पर बढ़ता चला जा रहा है, या यूरिया का जो आपके प्रदूषण के अंदर या फिर आपके एनवायरमेंट के अंदर जो बहुत बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने के लिए सरकार की जो एक योजना है या सरकार का जो प्रयोग है वो वाकई में सफल होना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो किसान जो है जिसको सबसे बड़ी मार पड़ती है, आज अगर हम बात करें तो फसलों का दाम उसको नहीं मिल पाता, और पहले भी कई बार जो है मौसम की मार बहुत बड़ी पड़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी जो है बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, और कभी जो है आपका बीज अच्छा नहीं मिलता है। तो उसके बाद अगर इस प्रकार से यहां पर यूरिया का प्रयोग अगर इस प्रकार से किया जाने लगा
तो किसान का भरोसा सरकार से उठ जाएगा और सरकार की स्कीम या सरकार के जो इनिशिएटिव होंगे उनको वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में काफी समस्याएं जो है वो फेस हो सकती हैं। जिस प्रकार से अभी ऑलरेडी सरकारों के द्वारा काफी दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और वो जब पूरे नहीं होते हैं तो उस समय किसान हताश होकर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे अभी जो है वो अपने एक अलग रास्ते में है और शायद वो सरकार के सामने अपनी मांगे जो रखते हैं उनसे वो क्या कहलाते हैं, वो उनकी मांगों को सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार से किसानों के साथ ना किया जाए, पहले उनको रिसर्च की जाए, उसके बाद में ऐसी चीजों को लॉन्च किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा और इस प्रकार के सेशंस हम लोग आगे भी लेकर आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का इन टॉपिक्स को समझना बहुत जरूरी है, ना कि केवल अपनी स्टडीज के लिए बल्कि आगे भी जीवन के अंदर हम किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कर सकते हैं इन फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए या फिर इनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।